गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ रही है और जो हम लोगों के सामने एक समस्या उत्पन्न की हुई है कि हम लोग ऑफलाइन ना पढ़ करके विवश होकर हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम लोगों ने लास्ट ईयर में ऑनलाइन क्लासेस करके हम लोगों ने अपनी परीक्षा को सफल बनाया और अपने क्लास को पास करके अगली कक्षा में हम लोगों ने प्रवेश किया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो लोग प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, अभी क्या है कि हम लोग इस सत्र की शुरुआत जो करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड में कब चलेगा ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग देर न करते हुए हमारी पढ़ाई बाधित न हो, हम कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए प्रयाग पब्लिक स्कूल परिवार ने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस सत्र में जो पीरियोडिक 1 है उसमें पाठ्यक्रम क्या है उसको जानते हैं। पाठ्यक्रम को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, वैसे जितने भी बच्चे भी हमारे स्कूल के हैं उन बच्चों को तो वह बच्चे हमसे अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे पीपीएस स्कूल में आए हैं, प्रयाग पब्लिक स्कूल में आए हैं, तो उनका यह विद्यालय परिवार स्वागत करता है। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं जयशंकर कुशवाहा आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। और आइए अब हम लोग देर न करते हुए पीरियोडिक 1 के सिलेबस को जानते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में आप लोगों को 2 बुक्स पढ़नी है जो कि आपका साहित्य के अंतर्गत या हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत है, जिसमें क्षितिज और एक क्षितिज है और दूसरा जो है कृतिका। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम लोग व्याकरण का जो पार्ट अलग है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत आपको जो भी चैप्टर्स पीरियोडिक 1 में पढ़ने हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपको बता रहा हूं। इसमें आपका जो क्षितिज बुक है वह 2 पार्ट में डिवाइड है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड के अंतर्गत जो भी कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण इत्यादि हम लोग पढ़ेंगे। काव्य खंड के अंतर्गत हम लोग साखियां, सबद, सवैये, दोहे, इस प्रकार से जो कविताएं हैं उस लोगों हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, गद्य खंड के अंतर्गत आप लोग को पीरियोडिक 1 में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जो है वह 2 बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, और दूसरा जो चैप्टर है वह लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित है। तो यह 2 चैप्टर हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ेंगे पीरियोडिक 1 में। आइए देखते हैं काव्य खंड में हमें क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, काव्य खंड के अंतर्गत आप लोग को कबीर दास जी की साखियां एवं सबद पढ़ना है, और जो दूसरा चैप्टर है वह है ललदत्त द्वारा रचित वाक, यानी कि कबीर की साखियां एवं सबद और ललदत्त के वाक। यह 2 चैप्टर आप लोग को काव्य खंड के अंतर्गत पीरियोडिक 1 में पढ़ना है। यानी कि प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा, राहुल सांस्कृत्यायन की लहासा की ओर, यह गद्य खंड में पढ़ना है, और कबीर दास जी द्वारा रचित साखियां एवं सबद और ललदत्त के द्वारा लिखा गया वाक, इनको हम लोग क्षितिज के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक सहायक पुस्तिका कृतिका है जिसमें आप लोगों को एकमात्र चैप्टर पीरियोडिक 1 में पढ़ना है, वह है मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे संग की औरतें। यानी पीरियोडिक 1 में
हम लोग केवल एक चैप्टर पढ़ेंगे कृतिका के अंतर्गत, वह है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग जो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा जो है वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कथा में मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से भारतीय लोगों के बारे में बताया है और इन दो जानवरों के माध्यम से ही उन्होंने, यह जो कथा है यह जो है भारत की स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करती है और इसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, चाहे वह पशु पक्षी हो या कोई भी व्यक्ति होता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद होती है। अगर हम किसी को कैद करके रखेंगे, किसी को जेल में डालकर रखेंगे तो वह संतुष्ट नहीं होगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग आइए प्रेमचंद जो इसके लेखक है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु उस समय असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। आइए अब हम लोग प्रेमचंद की जो कुछ रचनाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार की गद्य लेखन का भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा है और जिया है उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्यों में मिलती है। यानी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जो वास्तविक जीवन है, जहां पर वो पले बढ़े हैं, वास्तव में जो भारत की समस्याएं हैं और जिन दिक्कतों में, मुसीबतों में पले बढ़े हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भरपूर उसको पूरी कोशिश की है, उसको बताने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि में उनकी रचनाओं के मूल विषय थे। यानी जिस समय प्रेमचंद का समय था तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और उस समय किसानों, मजदूरों और स्त्रियों की दशा जो है बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर देख रहे थे जगह जगह पर किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा था, स्त्रियों को भी अच्छे निगाह से नहीं देखा था, यानी कि उनकी भी बहुत ही दुर्दशा थी। इसलिए उन्होंने इन सब विषयों को अपने साहित्य का माध्यम बनाया और इसका उन्होंने अपनी साहित्य में अच्छी तरह से उल्लेख भी किया है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेमचंद की जो कथा साहित्य है उन्होंने केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी एक तरह से उसमें मुख्य पात्र के रूप में स्थान दिया है। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख कला थी। उनकी भाषा सरल,
सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। यानी प्रेमचंद की जो भाषा है वह अत्यंत सरल है, सजीव है एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने हिंदी के साथ साथ अरबी, फारसी और अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्द थे उन्होंने भी उसका कुशलता पूर्वक से प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, यह तो रही लेखक परिचय या लेखक के बारे में जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। आइए अब हम लोग जो दो बैलों की कथा है इसमें जानते हैं आखिर इस कथा के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो प्यारे बच्चों, जो दो बैलों की कथा है इसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि आजादी जो होता है वह सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हर व्यक्ति चाहता है, व्यक्ति ही नहीं, यहाँ तक पशु पक्षी भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से रहें। कोई नहीं चाहता हम किसी के गुलाम रहें। और उन्होंने कहा है कि जो आजादी है वह आसानी से यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं और बहुत मुश्किल से संघर्ष करके हमें आजादी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना और न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई नहीं देती। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद आज उनकी यह हालत नहीं होती। तो यहां पर दो बैलों के माध्यम से बताया गया। सबसे पहले यहां पर गधा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। क्यों किया है? और यह भी कहा है कि गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, और इसीलिए जब भी किसी आदमी को हम पहले दर्जे का यानी फर्स्ट क्लास का अगर उसको बेवकूफ समझते हैं तो हमारे मुंह से तुरंत ही आवाज निकलती एकदम से गधे हो। अब गधा कहते हैं तो यहां पर लेखक कह रहा है क्या वास्तव में वह सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन की निशानी है, उसके सीधेपन के कारण ही हम लोग उसे बेवकूफ समझते हैं या गधा कह देते हैं। बात करते हैं इस, लेकिन उसके सीधेपन से या उसके इस बात से यह निश्चय नहीं किया जाता। बात करते हैं हम गाय की, तो गाय सींग मारती है
और दूसरी बात है ब्याई हुई गाय है, यानी अगर उसका कोई बच्चा है तो कभी कभी अगर उसके बच्चे के पास अगर हम लोग पहुंचते हैं तो शायद वह उसको बचाने के लिए सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। सॉरी। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आता है। लेकिन यहां लेखक कह रहा है कि हमने कुत्ते को, गाय को, सबको गुस्सा करते हुए देखा है, लेकिन आज तक कभी भी गधे को गुस्सा करते हुए हमने नहीं देखा है। कभी न देखा है और न ही सुना है। जितना चाहे उस गरीब यानी उस गधे को मारो, प्रताड़ित करो, खराब से खराब उसे भोजन दे दो, सड़ी हुई घास दे दो, लेकिन वह जो है कभी भी उसके मन पर, उसके मन के अंदर असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। यानी उसका कहना है कि जो भी हमारे सामने है वह सब ठीक है। तो कहने का मतलब सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो चाहे लाभ हो, हर स्थिति में उसको कभी भी बदलते हुए नहीं देखा। यानी ऋषि मुनियों के जो गुण दिखाए गए हैं कि हर समय वह एक समान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो गधा होता है वह भी हर परिस्थिति में एक समान ही होता है, और इसीलिए हम लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारा प्रत्युत्तर नहीं करता, हमको जवाब नहीं देता है। और ठीक इसी प्रकार से उस समय, चूंकि यह जो कथा है मुंशी प्रेमचंद जब हमारा आजादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय घटनाओं को उन्होंने वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय व्यक्ति थे, चाहे अफ्रीका जाते हो चाहे अमेरिका जाते हो, तो वहां भी भारतीय व्यक्ति को सीधा साधा समझकर उन्हें बेवकूफों की संज्ञा दे दी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय लोग थे वह क्या करते थे, जी तोड़कर मेहनत करते थे, कभी किसी को सताते नहीं थे, एकदम सीधे स्वभाव से थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, और 4 बार अगर कोई सुना भी देता था तो भी वह गम खाकर रह जाते थे। लेकिन फिर भी बदनाम थे। क्यों बदनाम थे? क्योंकि हम लोग सीधे स्वभाव के थे, इसलिए उनको बदनाम से है। लेकिन अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से देते तो शायद हम लोगों को, अर्थात जो भारतीय लोग थे, उनको भी सभ्य कहा जाता। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन तो यहां पर अभी बता रहा था गधे के, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है लेखक यहां पर, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिसका अर्थ, जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी बैल की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो गधे का स्थान जो है वह ऊपर है, क्योंकि गधा जो होता है चाहे कितना भी उसे परेशान करो, कुछ भी करो, वो हमेशा एक समान होता है। लेकिन बैल तो सीधा होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपना आपा खो देता है, और वह यहां पर क्या होता है कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करने लगता है। अड़ियल बैल दिख जाते हैं और वो अपनी सींगों से वार कर देते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 बैलों की कथा है, तो आइए अब हमारी जो कथा है, यानी जो लेखक ने है, यहाँ पर शुरू होता है। तो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो हीरा और मोती जो है इस कथा के मुख्य पात्र होते हैं, जो कि झूरी काछी नाम का एक किसान होता है, उसके 2 बैल होते हैं, एक का नाम हीरा है और दूसरे का नाम मोती है। दोनों पछाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बातों को कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नाते से। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते हैं, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे से चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए कि अभी हम लोग गधे की बात कर रहे थे, लेकिन अब आगे देखिए जो कथा में है कि कहा गया लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो कि उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो जिस अर्थ में हम लोग गधे का प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में उससे मिलते जुलते के लिए हम लोग बछिया के ताऊ अर्थात बैल के बारे में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल का शब्द बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेखक कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमने अड़ियल बैलों को भी देखा है, कभी कभी वह अपनी सींगों से वार कर देते हैं, लेकिन गधा जो है वह हर परिस्थिति में एक समान होता है, इसलिए हम लोग उसका स्थान गधे से नीचा ही रखेंगे। कथा शुरू होती है कि झूरी काशी जो एक कृषक होता है उसके पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा था, दूसरे का नाम मोती था, यानी जो कि इस कथा के मुख्य पात्र भी हैं। दोनों पछाई जात के हैं, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। दोनों साथ साथ रहते थे और दोनों में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था, आपस में भाईचारा की भावना था। और जब भी उन्हें मानो उनके अंदर इस प्रकार की भावना थी, गुप्त शक्ति थी, आपस में मानो वह अपने विचारों को विनिमय करते, एक्सचेंज करते थे, अपनी बात एक दूसरे से आदान प्रदान भी कर लिया करते थे। कभी कभी उसको एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, तो कभी कभी दोनों सींगों को मिला लिया करते थे। लेकिन वो दोनों जो सींग मिला रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब वो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह विनोद कर रहे हैं, यानी हंसी मजाक में एक दूसरे को सींग भी मारा करते थे। तो अब इनके अंदर दोस्ती की भावना थी, भाईचारे की भावना थी, दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम किया करते थे। जब भी उनको कभी भी बैलगाड़ी में या खेत में जोता जाता था तो वहां पर क्या होता था कि दोनों चाहते थे कि ज्यादा वजन हमारे पास ही रहे, इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम की भावना थी। और जब वापस शाम को आते थे और नाद यानी जो जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है, उनका भूसा डाला जाता है, उसे नाद बोलते हैं। और उस नाद में जब भी उनको खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों साथ में ही नाद में मुंह डालते थे और साथ ही निकालते थे। अगर एक मुंह हटा लिया करता था दूसरा भी हटा लेता था। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों ने आज दो बैलों की कथा की कहानी यहां तक पढ़ी। इसके आगे की कहानी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।